अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय ए। मैं हूं अमरीन आमिर और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। ये लॉ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ पढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं या सीएसएस में लॉ का सब्जेक्ट है उनके पास, या किसी भी और ऐसे एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं जिसमें लॉ जो है वो एज अ सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्ट किया है। ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है हर आम इंसान के लिए, इसलिए कि कहते हैं कि जो इंसान की औलाद होती है, जो इंसान के बच्चे होते हैं, वो उसका सबसे बड़ा सरमाया होते हैं, उसका सबसे बड़ा एसेट होते हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है ये एक ऐसा लॉ है जो बच्चों की कस्टडी के मैटर्स, बच्चों की रिलेटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स और बच्चों की गार्डियनशिप के मैटर्स जो हैं वो उनसे डील करता है। आपने बिल्कुल सही सुना कि मैंने एक लफ्ज यूज किया कस्टडी और दूसरा लफ्ज यूज किया गार्डियनशिप। ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं और इनको हमने कंफ्यूज नहीं करना है, ये सेम चीजें नहीं हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या फर्क है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद ही जो है वो समझ जाएंगे, या वीडियो के एंड पे हम उसकी बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट और उसमें सबसे पहले जो है वो हम सेक्शन 1 को देख रहे हैं। अच्छा, किसी भी लॉ का जो सेक्शन होता है, कोडिफाइड लॉ का सेक्शन 1 होता है, वो जनरली उस लॉ के टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में होता है। टाइटल मतलब इस लॉ को क्या कहा जाएगा, एक्सटेंट मतलब इस लॉ का स्कोप कितना होगा, और कमेंसमेंट ये लॉ इनफोर्स कब होगा। तो ये बहुत सेल्फ स्पीकिंग चीजें हैं, तो कभी भी आपने किसी लॉ का एग्जैक्ट नाम पढ़ना हो कि उसका नाम क्या है, जैसे कि हम आमतौर पर बोलते हैं सीआरपीसी, लेकिन जब आप सीआरपीसी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन अगर हम उसकी एब्रीविएशन की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऐसा लगता है कि इसका ये नाम होगा, लेकिन उसका नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो समटाइम लॉ के जो नेम्स होते हैं उनमें भी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, तो करेक्ट नेम जो होता है वो उस लॉ के अंदर ही मेंशन होता है, उसके टाइटल क्लॉज जो होती है उसमें होता है। जो सेक्शन जो नंबर 2 है इसका, दैट इज सेविंग ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एंड चार्टर्ड हाई कोर्ट्स। अब इसमें चार्टर्ड हाई कोर्ट्स का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि ये 1890 का लॉ है और उस वक्त जो है वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो वो चार्टर करते थे हाई कोर्ट्स को, ऑथराइज करते थे हाई कोर्ट्स को, तो ये लफ्ज तो इसलिए यूज हुआ है। दूसरी बात, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ऊपर एक पूरा लॉ मौजूद है, तो जब आप गूगल करेंगे तो आपको वो लॉ जो है वो क्लियरली नजर आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए मैंने आपके सामने अभी जो है वो खोला है द पंजाब कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1903, और ये पंजाब लॉज ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है punjablawz.gov.pk पर अवेलेबल है। सो ये लॉ इस वक्त भी मौजूद है, तो आप इस लॉ को जो है वो पढ़ सकते हैं। सो इस सेक्शन का जो पर्पस है वो यही है कि ये इफेक्ट नहीं करेगा लॉ हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, और ये इफेक्ट नहीं करेगा जितनी भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैं उसकी जुरिस्डिक्शन को। अच्छा, जो सेक्शन 2 है लॉ का वो ओमिट हो चुका है, ये सेक्शन 3 है, बेसिकली हेडिंग नंबर 2 है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन क्लॉज के ऊपर, और उसमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को जो है वो टेकअप किया है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है माइनर। माइनर कौन होता है? तो माइनर इज अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज एज ऑफ मेजॉरिटी। सो माइनर कोई भी ऐसा शख्स, अगर मैं आपको एज ऑफ जो मेजॉरिटी एक्ट है उसके मुताबिक बताऊं, तो कोई भी ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल है, वो शख्स जो है वो
माइनर 18 साल नहीं है वो शख्स जो है वो माइनर की डेफिनेशन में आता है। एंड इन केस कोई भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर गार्जियन अपॉइंटेड है तो उस सूरत में 21 साल जो है उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी कंसीडर की जाती है। वर्ड गार्जियन की तरफ आते हैं। So guardian means a person having the care of person of a minor, person you can say body of a minor or his property or of both his person and his property. So guardian is a person जिसको जो है वो इंटरेस्ट किया गया है with the care of the person and property of the minor और with the care of person और property of the माइनर। सो कानून में और एंड का मीनिंग आपने जो है वो उसको याद रखना है कि इनमें बहुत डिफरेंस है, तो इसको कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं करना है। सो अगर और एंड की आपको मैं एग्जांपल दूं तो पर्सन और प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसा गार्डियन हो सकता है जो सिर्फ पर्सन की हद तक गार्डियन हो और एक ऐसा गार्डियन हो सकता है जो सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर की हद तक गार्डियन हो। और अगर मैं बोलूं पर्सन एंड प्रॉपर्टी तो फिर एक ही गार्डियन जो पर्सन का भी गार्डियन है और प्रॉपर्टी का भी गार्डियन है। वार्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। वार्ड मीन्स अ माइनर फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ देयर इज अ गार्डियन। तो वार्ड जो है ये ऐसे माइनर को कहते हैं जिसका कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी की केयर के लिए अपॉइंट किया गया है या उस पर के पर्सन की केयर के लिए अपॉइंट किया गया है। तो अब बात आती है कि वार्ड में और माइनर में डिफरेंस क्या है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। हर बच्चा जो है या हर माइनर जो है वो माइनर तो होता है लेकिन वो जरूरी नहीं कि वार्ड हो, लेकिन जो वार्ड है वो डेफिनेटली ही इज अ माइनर और शी इज अ माइनर। बट एक आम बच्चे से और उसमें डिफरेंस क्या है कि इसका एक गार्डियन अपॉइंट किया गया है। अब गार्डियन भी दो तरह के होते हैं, डी फैक्टो गार्डियंस होते हैं और डी जोरे गार्डियन होते हैं। सो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता दुनिया में जो गार्डियन के बगैर पैदा हो, क्योंकि उसके जो नेचुरल गार्डियन है वो उसका फादर है। सो एक बच्चा जो है जिसकी क्रिएशन एक दूसरे शख्स की वजह से हुई है तो वो शख्स जिसकी वजह से उसकी क्रिएशन हुई है वो उसका नेचुरल गार्डियन है। सो दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका कोई गार्डियन ना हो, तो हम इसको बोलेंगे डी फैक्टो गार्डियन। ये बाय फैक्ट है कि वो गार्डियन है। डी ज्योरे गार्डियन कौन है? वो शख्स जिसको गार्डियनशिप मिली है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून की मदद से या कानून के जरिए जिसको जो है वो गार्डियनशिप मिली है। तो वापस आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो वार्ड जो है वो कोई भी ऐसा माइनर जिसका गार्डियन अपॉइंट हुआ है, चाहे उसकी पर्सन की टेक केयर के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो जब मैं आप मेरा अगर वीडियो देखेंगे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की जो चैप्टर 2 की वॉल्यूम 2 की वीडियो है उसमें देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तमाम पावर्स जो हैं ये सीनियर सिविल जज को दे दी हैं। तो अब सीनियर सिविल जज जो है वो तमाम पावर्स को इस्तेमाल करता है जो इस लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। मैं उस लेक्चर का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको जरूर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। 4A वही चीज है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट जुडिशरी में ये डिटरमिन कर सकती है कि कौन जुरिस्डिक्शन इस लॉ के तहत जो है वो एक्सरसाइज करेगा। अब हम आ गए हैं इस कानून के बहुत ही वाइटल हिस्से की तरफ। जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। मैंने आपको बताया कि गार्डियनशिप ऑफ पर्सन भी हो सकता है और गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 7। सो सेक्शन 7 को जो है वो हम देख लेते हैं। Where the court is satisfied that it is for the welfare of a minor that order should be made. So firstly, touchstone क्या है? अगर अदालत में कोई भी एप्लीकेशन आती है for the appointment of guardian, तो जो पहला चेक है that is कि whether it is for the welfare of minor that his guardian should be appointed or not. This is the first question, and if court is satisfied that in particular situation
गार्डियन मस्ट बी अपॉइंटेड। तो वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है ये सोल क्राइटेरिया है जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा जुडिशियल ऑफिसर को जिसने माइनर का गार्डियन को अपॉइंट करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूंगी कि वेलफेयर ऑफ माइनर होती क्या है। वेलफेयर ऑफ माइनर इज गिवन पैरामाउंट इम्पोर्टेंस विद इन आवर डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। Welfare is determined by taking into account the minor's age, sex and religion. So इन सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम सेक्शन 17 को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ माइनर की वेलफेयर की बात करें। अब वेलफेयर ऑफ माइनर एक बड़ी ही जनरल सी टर्म है कि जो माइनर है उसका फायदा या उसकी बहबूद को देखा जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं उसके बारे में हम इलेबोरेट कर रहे हैं इस चीज को कि उसकी एज को देखा जाएगा, सेक्स को, रिलीजन को देखा जाएगा। वेटेज विल बी गिवन टू द कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द गार्डियन। जो शख्स गार्डियन बनना चाह रहा है, जो प्रपोज गार्डियन है, उसकी कैपेसिटी और जो भी उसका कैरेक्टर है उसको भी देखा जाएगा, और उसका रिलेशनशिप, नियरनेस ऑफ किन टू द माइनर, उसका रिलेशनशिप, उसका कंफर्ट लेवल विद द माइनर और माइनर का कंफर्ट लेवल, प्रोटेक्शन लेवल विद दैट किन जो है इसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तब ऑर्डर करेगी जब कोर्ट की ख्याल में ये वेलफेयर है माइनर की कि उसका गार्डियन या तो अपॉइंट किया जाए या डिक्लेयर किया जाए। अब देयर इज डिफरेंस बिटवीन अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ द पर्सन, डी ज्यूरी गार्डियन पहली दफा अपॉइंट किया जा रहा है। Declaring a person as a guardian is that that person has already been appointed as guardian, like by way of will he is appointed as guardian। या in case husband and wife parents के dispute में जब parents में separation हो गई या parents अलग रहना शुरू हो गए, तो in that case declare किया जा रहा है कि who is going to be now the guardian of the person, who is going to take decisions on his behalf, decisions regarding his property, decisions regarding his person. So that is declaring a guardian. Though parents have already possessing the status of the guardian, but still they need declaration from the court because there has been some issue between the parents. So court appoint करते वक्त guardian या declare करते वक्त guardian welfare of minor जो है वो उसको consider करेगी। सबसेक्शन 2 जो है उसका मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ। क्रक्स इज दैट जो भी गार्डियन अपॉइंट होगा बाय दिस ऑर्डर, तो वो जो है वो इम्प्लाइडली जो है वो रिमूव नहीं करेगा अथॉरिटी अनलेस कोर्ट जो है उसको डिक्लेयर करे कि जो भी प्रीवियस गार्डियंस हैं उनकी अथॉरिटी जो है वो इस हद तक जो है वो खत्म की जा रही है, सुपरसीड की जा रही है। Who can apply or who can approach to the court for the appointment of guardian? So any person who is desirous of being or claiming to be guardian of the minor, this is very self-speaking. कोई भी शख्स जो interested है, जो बनना चाहता है उसका guardian, any relative or friend of minor, the collector of the district or other local area within which the minor ordinarily resides or in which he has property. So if there is a person who has no guardian, who has no person who is interested to be his guardian, so in that case the government official will apply for declaration as his guardian. कौन सी कोर्ट जो है वो एप्लीकेशंस को डील करेगी गार्डियन की अपॉइंटमेंट के लिए? तो इसमें दो चीजें हैं। अगर तो गार्डियनशिप ऑफ पर्सन के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है तो वेयर द गार्डियन ऑर्डिनरली रिजाइड्स उसको कंसीडर किया जाएगा, एंड इन केस एप्लीकेशन इज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द गार्डियन, तो उस सूरत में दोनों चीजें हो सकती हैं, जहां वो गार्डियन रहता है या जहां पर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है। सेक्शन 10 जो है वो एप्लीकेशन के बारे में बताता है। अब आप देखें कि कोर्ट ऑफ लॉ में अब देखते हैं कि कोर्ट की मशीनरी को
मूव करने के जनरली दो तरीके होते हैं, या आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं या आप सूट फाइल करते हैं। तो अब इन दोनों प्रोसीडिंग्स में डिफरेंस क्या होता है? जो भी एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर उसको समरी मैनर में डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन जो भी सूट होता है उसको रेगुलर मैनर में डिसाइड करना जरूरी है। सो जनरली अगर आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पता होगा कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो उस पे क्या होता है, रिटन रिप्लाई लिया जाता है बाय द अदर पार्टी, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं और फैसला कर दिया जाता है। लेकिन इन केस अ सूट इज फाइल्ड तो उसमें क्या होता है, उसमें इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं और फिर उन इश्यूज के ऊपर पार्टीज को मौका दिया जाता है कि वो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आए, फिर उनके आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं और फिर उन इश्यूज के ऊपर जो है वो वर्डिक्ट दिया जाता है। बिकॉज पिटीशन फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत, तो समरी मैनर में और स्पीडीली एंड क्विकली जो है इस एप्लीकेशन को जो है वो डिसाइड किया जाता है। सो अभी हम आज सेक्शन 10 में पढ़ रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाएगी। तो हाई कोर्ट रूल्स ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। ऑल्दो सेक्शन 10 में आप बताया गया है कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो कि प्रोवाइड करनी है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन ये काम भी हाई कोर्ट रूल्स ने बहुत आसान कर दिया है। हाई कोर्ट रूल्स इन ऑर्डर जो वॉल्यूम 2 है उसके चैप्टर 2 में प्रॉपरली एक फॉर्म दिया गया है, जिस फॉर्म को सिंपली जो है वो फिलअप करना है फॉर द पर्पसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। तो उस फॉर्म के अंदर ये सारे कॉलम्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें पर्टिकुलर्स हैं माइनर के, फिर पर्टिकुलर्स हैं प्रपोज्ड गार्डियन के, एड्रेसेस हैं, डिटेल्स हैं, बाकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उनके जो नियर रिलेटिव्स हैं ताकि उनको नोटिस किए जा सकें। सो इनको मैं अभी रीड आउट नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और ये बड़ी सेल्फ स्पीकिंग बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको खुद से गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये सारी आपके सामने जो है वो 12 पॉइंट्स हैं। इसके ये 12 पॉइंट्स हैं रिलेटिंग टू कि कौन कौन से जो पर्टिकुलर्स हैं वो मेंशन किए जाएंगे। तो मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया कि आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2 चैप्टर 2 में ये फॉर्म देख लेना है। तो उसमें ये कॉलम बने हुए हैं, सिंपली उन कॉलम्स को फिल करना होता है। अच्छा, अगर कभी आपको एक टिप देती चलूं कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको याद नहीं हो रही हो, मतलब कोई मैगजीन है, कोई केस लॉ है, कोई ऐसी चीज है जो बस याद नहीं हो रही है, आप कोशिश कर रहे हैं वो याद नहीं हो रही है, जैसे ये फॉर्म है तो आप इस फॉर्म को याद करना चाह रहे हैं, तो आपने उसका करना क्या है, उसका आप प्रिंट आउट लें, आसान तरीका, और अगर फैसिलिटी नहीं है तो आप उसे हाथ से ड्रॉ कर लें, एक पेज के ऊपर लिख लें या बना लें और उसके बाद उस पेज को ऐसी जगह लगा दें अपने रूम में जो जगह पे आपकी बार बार नजर पड़ती है, जैसे कि आपके कमरे में आपके वॉशरूम का जो दरवाजा है उसके ऊपर लगा लें, या आप अपने कमरे में जो आपका मिरर है जहां पे आप खुद को देखते हैं वहां पर लगा लें, या आपका अपने अगर बेडरूम में कम टाइम स्पेंड होता है तो अपने घर में किसी भी ऐसे रूम में ऐसी वॉल पे आप उसको जो है वो लगा सकते हैं जहां पर आपकी उसके ऊपर जो है वो बार बार नजर पड़े, और आप उसका एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो बस आपने करना क्या है, अपना टारगेट रखें कि आज के दिन में कम से कम 10 दफा मैंने इसको गो थ्रू करना है। सो जब भी आपकी नजर पड़े उसके ऊपर उसके सारे पर्टिकुलर्स को ऊपर से नीचे तक आपने जो है वो गो थ्रू कर लेना है। जब आप रिपीटेडली ये एक्सरसाइज 2-3 दिन करेंगे तो बिलीव भी आपको वो चीज ऐसी याद होगी कि वो भूलेगी नहीं। एक और टिप आपको देती चलूं कि जो इंसान का दिमाग है ये विजुअल्स को ज्यादा याद रखता है, मतलब हम बाकी चीजें भूल जाते हैं लेकिन जो चीजें हमारी आंखों ने परसीव की होती हैं उनको जो है वो भूलने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि लॉ में भी ऑक्यूलर एविडेंस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है।
क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा होता है। और अगर आप देखें हमारे हदूद लॉज को देखें तो इस्लाम ने भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है इनको, ऑकुलर एविडेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसी तरह हमें चेहरे याद रह जाते हैं, हमें नाम भूल जाते हैं क्योंकि नाम हमें नजर नहीं आते, चेहरे हमें नजर आते हैं। तो ये जो आपको मैंने टिप दिया कि आप उसे दीवार पे लगा लें, अपने मिरर पर लगा लें, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी आंखें उनको परसीव कर लेती हैं, वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं और फिर उनको भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे हम लोग टेबल्स बनाते हैं, मुख्तलिफ ड्रॉ करते हैं टेबल्स अपने एग्जाम्स के लिए, तो वो टेबल्स हमें बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। तो ये एक टिप था पढ़ने का जो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा जो है वो यूज करती थी, तो मैंने कहा मैं आपसे आज ये शेयर कर लूं। तो आप अगर इस फॉर्म के पर्टिकुलर्स को याद करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक पेज पर इसको जो है वो प्रिंट आउट करना है और उसके बाद उस पे आपने नजर डालते रहना है दिन में 8-10 दफा, तो ये इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। ओके, सो अब हम सेक्शन 11 में पहुंच गए हैं। सो हमने एक एप्लीकेशन कोर्ट में जमा हो गई अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन की, तो कोर्ट उसको माइन्यूटली पहले कंसीडर करेगी, कीपिंग इन व्यू वेलफेयर ऑफ माइनर। और उसमें दो सूरतें हो सकती हैं, एक कोर्ट डिसाइड्स टू प्रोसीड और दूसरा कोर्ट जो है वो उसको इन लिमनी डिसमिस कर देती है। तो जैसे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने वो लेक्चर सुनना है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर आपने इन दोनों को जो है वो मिलाकर जो है वो अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं या अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको उसकी स्कीम बनानी है। तो अगर कोर्ट जो है वो एडमिट करती है एप्लीकेशन फॉर फर्दर हियरिंग, तो देन नोटिस किया जाएगा टू दी रिस्पोंडेंट। सो एप्लीकेशन हो तो पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट्स आर दी पार्टीज, सूट हो तो फिर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स आर दी पार्टी। सो एप्लीकेशन है चूंकि ये, तो पिटिशनर ने जो भी रिस्पोंडेंट्स बनाए हैं उनको नोटिस किए जा सकते हैं। पब्लिकेशन हो अखबार में, उनका जो है वो पब्लिकेशन प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है। इसका पर्पस क्या होता है कि पब्लिक एट लार्ज को भी एक नोटिस हो जाता है एंड टू द स्पेसिफिक पर्सन भी एक नोटिस हो जाता है। हियरिंग ऑफ पार्टी किया जाएगा और उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इन केस दूसरी पार्टी आ जाती है तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाएंगे एंड इन केस एक्स पार्टी कोर्ट प्रोसीड करती है तो फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं होगा। सो अगर इश्यूज को फ्रेम किया गया है तो उसके ऊपर एविडेंस ली जाएगी और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद इस मैटर को डिसाइड कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए एप्लीकेशंस में इश्यूज फ्रेम करना नेसेसरी नहीं होता, जरूरत पड़ने पे किए जा सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता कि किए जाएं। तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट सुनकर जो है वो जो भी समनिंग प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के बाद समन और नोटिस का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एप्लीकेशंस में हमेशा नोटिसेस होते हैं और सूट्स में समन होते हैं। तो नोटिस या दूसरी पार्टी की नॉलेज में लाने का जो प्रोसीजर है प्रोक्लेमेशन तक, फ्रॉम नोटिस टू प्रोक्लेमेशन जो प्रोसीजर है, कंप्लीट होने के बाद कोर्ट मेयरली आर्ग्यूमेंट सुन के भी इस मैटर को डिसाइड कर सकती है और अगर ज्यादा कॉन्शियसनेस यूज करनी है तो फिर जनरली इश्यूज फ्रेम कर दिए जाते हैं ताकि दोनों पार्टीज जो है वो अपनी एविडेंस इसके ऊपर ला सकें और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इसको डिसाइड किया जा सकता है। अब हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं। एक एप्लीकेशन होती है सेक्शन 12 की, एक एप्लीकेशन होती है सेक्शन 25 की। तो अब मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन 12 की एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। ये जनरली एप्लीकेशन लगाई जाती है जब भी सेक्शन 25 की एप्लीकेशन फाइल होती है, तो उसके साथ सेक्शन 25 की एप्लीकेशन भी अभी हम देख लेंगे। सेक्शन 12 की एप्लीकेशन क्या है? सेक्शन 12 इज बेसिकली पावर टू मेक इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। अच्छा, अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स वो होते हैं जो टिल फाइनल डिसीजन होते हैं। इंटरलोकेटरी इंजंक्शन के बारे में आपने सुना होगा। Interlocutory order for production of minor and interim protection of person and property. So during the pendency of the petition, court has all power कि वो interim custody of the minor जो है वो हैंड ओवर कर सकती है टू सम अदर पर्सन जिसके पास भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्ट माइनर जो है वो प्रोटेक्टेड है। द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन इफ एनी हैविंग द कस्टडी ऑफ द माइनर शैल प्रोड्यूस हिम
सो पहले उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करवाया जाएगा और कॉज हिम टू बी प्रोड्यूस्ड एट सच प्लेस एंड टाइम एंड बिफोर सच पर्सन एज इट अपॉइंट्स एंड मे मेक सच ऑर्डर फॉर temporary custody and protection of the person or the property. So possession person of the minor और property of the minor की जो है वो protection का order किया जा सकता है और उसकी custody जो है वो hand over की जा सकती है. So generally क्या होता है कि example दूँ तो parents की जब separation issues हो जाते हैं या आपस में parents separate हो जाते हैं तो सूरत में definitely बच्चे एक के पास होते हैं या mother के पास होते हैं या फादर के पास होते हैं, यानी या मदर उन्हें बाप के घर में छोड़ के आ जाती है तो या मदर उन्हें अपने साथ लेकर आ गई, बाप ने धक्के देकर निकाल दिया तो वो साथ लेकर आ गई. तो उस सूरत में जो दूसरा पेरेंट है जिसके पास बच्चे नहीं हैं तो वो इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं. अगर उनकी कोई भी एप्रीहेंशन है तो फॉर टाइम बीइंग जो है वो कोर्ट बच्चों की कस्टडी हैंड ओवर जो है वो कर सकती है. अब इसमें ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. पहले एक्सेप्शन तो ये है कि जो एक फीमेल माइनर है उसको जो है वो कस्टडी ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग टू बी हर गार्डियन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज बीइंग हस्बैंड उसके हवाले नहीं किया जाएगा. कोई भी जो फीमेल है और माइनर है, आपको पता है इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का. सो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि इस्लाम में जो शादी की उम्र है वो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. तो अब प्यूबर्टी से पहले भी अगर किसी बच्ची की शादी हो गई है थ्रू हिज वली, उसके वली ने उसकी शादी करवा दी है तो डेफिनेटली देयर इज अ पर्सन हु इज हर हस्बैंड. तो उस सूरत में जो है वो किसी भी माइनर फीमेल की जो टेम्परेरी कस्टडी है वो उसके हस्बैंड को जो है वो नहीं दी जाएगी अनटिल एंड अनलेस उसके पेरेंट्स की कंसेंट जो है इसमें शामिल है. और उसके बाद जो दूसरा है, अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रुखसती का. जनरली इट इज सेड कि रुखसती जो है वो एक कस्टमरी चीज है, वो इस्लाम में वो मौजूद नहीं है. इस्लाम में जैसे ही निकाह होता है तो हस्बैंड वाइफ का वो स्टेटस अटेन कर लेते हैं. तो रुखसती जो है वो एक कस्टम है कि अक्सर आप देखते हैं कि निकाह हो गया है लेकिन रुखसती नहीं हुई है. तो यहाँ से हम इम्प्लाइडली जो है वो कंसेप्ट ऑफ रुखसती जो है वो भी ले सकते हैं कि जो एक माइनर फीमेल है उसको हस्बैंड के हवाले तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके पेरेंट्स की कंसेंट ना हो. सेकेंड जो एक्सेप्शन है दैट इज एनी पर्सन टू होम द टेम्परेरी कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इज इंटरेस्टेड टू डिस्पोजेस अदरवाइज देन बाय ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी. सो इन केस जो प्रॉपर्टी है माइनर की उसको फॉर टाइम बीइंग जो है वो हैंड ओवर किया जाने का ऑर्डर किया गया है तो ये ऑर्डर जो है ये ऑथराइज नहीं करेगा किसी भी ऐसे शख्स को जिसको आपने इंटरिम कस्टडी, कोर्ट ने इंटरिम कस्टडी दी है, कि वो किसी भी दूसरे शख्स को हु इज ऑलरेडी इन कस्टडी ऑफ दैट प्रॉपर्टी उसको इलीगल तरीके से जो है वो डिस्पोजेस करे. सो जो भी बाय वे ऑफ लॉ तरीका है उस तरीके से वो प्रॉपर्टी जो है वो हैंड ओवर की जाएगी. सेक्शन 13 की हम बात करते हैं हियरिंग ऑफ एविडेंस. एक मिनट में इसकी फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स कर लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना. सो सेक्शन 13 इज हियरिंग ऑफ एविडेंस बिफोर मेकिंग ऑफ ऑर्डर. सो जो भी हियरिंग है वो की जाएगी, एविडेंस जो है वो ली जाएगी और उसके बाद जो है वो प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर करेगी. साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स इन डिफरेंट कोर्ट. इन केस जहां पर साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग चल रही हैं गार्डियन की अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो ऑफ माइनर जो है वो वहां भी फाइल हो सकता है जहां माइनर रहता है और वहां भी फाइल हो सकता है जहां उसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. सो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वो पिटिशंस दो जगह फाइल हुई है, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और जहां माइनर रहता है, तो उस सूरत में जो है वो लेटर सूट जो लेटर पिटिशन जो है वो स्टे कर दी जाएगी और सिर्फ एक पिटिशन पर जो है वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी. या उस सूरत में रेफरेंस भी बनाया जा सकता है और वो दोनों पिटिशंस जो हैं वो एक ही कोर्ट को इंट्रस्ट की जा सकती हैं.
सेक्शन 15 इज अबाउट क्या सेवरल गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल अपॉइंट हो सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गार्डियनशिप ऑफ पर्सन एक बंदे को मिले और गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी दूसरे शख्स को मिले। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एक माइनर की एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो हर प्रॉपर्टी का जो है वो डिफरेंट गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है। सो एक माइनर से रिलेटेड डिफरेंट गार्डियंस हो सकते हैं। सेक्शन 16 इज कि जहां पर गार्डियन अपॉइंट किया गया है ऐसी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है। अगेन मैं रेफर करूंगी कि आपने देखा कि गार्डियन की एप्लीकेशन जो है वो किसी भी ऐसे जज को दी जा सकती है जो कि जिसकी जुरिस्डिक्शन में माइनर रिजाइड करता है। सो देयर इज अ केस जहां पर माइनर की प्रॉपर्टी अदर जुरिस्डिक्शन में है और रेजिडेंस दूसरी जुरिस्डिक्शन में है, तो उस सूरत में जो भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगी वो उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी उस कोर्ट को भिजवा देगी जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और वो कोर्ट उस ऑर्डर पर उसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेगी जिस तरह के वो ऑर्डर उसी कोर्ट ने पास किया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ आ गए हैं, सेक्शन 9। Section 9 is basically matters which are to be considered by the court while appointing the guardian. So जैसे पहले बताया जा चुका है कि welfare of minor is the sole criteria, और welfare of minor को determine करने के लिए minor की age, उसका जो भी जेंडर है, रिलीजन जो है, करेक्टर ऑफ एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन, नियरनेस ऑफ किन टू द माइनर, ये सारी चीजें जो हैं इनको कंसीडर किया जाएगा। अगर माइनर ऐसे शख्स का बच्चे का अपॉइंट किया जा रहा है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो उसके पेरेंट्स की जो भी डिजायर्स थी उनको कंसीडर किया जाएगा। इन केस माइनर इज मैच्योर इनफ कि वो कोर्ट को असिस्ट कर सकता है कि किसके पास वो उसकी वेलफेयर ज्यादा है, तो उसको भी सुना जाएगा। और कोर्ट कोई भी ऐसा गार्डियन जो है वो अपॉइंट नहीं करेगी जो कि उसकी विल के अगेंस्ट है। द कोर्ट शैल नॉट अपॉइंट और डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी अ गार्डियन अगेंस्ट हिज विल। सो दिस विल नहीं है, ये हिज विल है। दिस इज टाइपो, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूं, हिज विल। क्योंकि आपको पता है कि गार्डियन ने बहुत से काम करने होते हैं, तो काम तो वही शख्स करेगा जो विलिंग है। तो एक ऐसा शख्स जो विलिंग ही नहीं है, जो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, तो कोर्ट उसको कभी भी जो है वो गार्डियन मुकर्रर नहीं करेगी। बेशक उसका गार्डियन मुकर्रर होना माइनर की वेलफेयर में था, लेकिन क्योंकि वो गार्डियन मुकर्रर होना ही नहीं चाहता, तो फिर उसको गार्डियन जो है वो मुकर्रर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 18 इज ऑल अबाउट कि जो है वो कलेक्टर उसको जो है वो बाय वर्चू ऑफ हिज ऑफिस, इसको हम एक्स ऑफिशियो भी कह सकते हैं, तो एक्स ऑफिशियो इसको कैसे गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है। कौन सी केसेस हैं जिनमें कोर्ट जो है वो गार्डियन मुकर्रर नहीं करेगी, तो हम उसमें पहले भी बात कर चुके हैं। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जो केसेस हैं जहां पर ऑलरेडी कोर्ट ऑफ वार्ड के अंडर वो प्रॉपर्टी है उसको देख लिया जाएगा। और फिर कोई भी ऐसी मैरिड फीमेल है जिसका हस्बैंड जो है वो उसका गार्डियन हो सकता है, अनफिट नहीं है, तो उस सूरत में उसका हस्बैंड ही उसका गार्डियन है। और इसके अलावा जो है वो फादर जो है उसको, अगर फादर जिंदा है तो फादर की मौजूदगी में किसी और को गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस के उसका फादर विलिंग नहीं है या देयर इज अगेन वही वेलफेयर ऑफ माइनर इशू है, तो उस सूरत में। अब हम आगे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 25 की तरफ। और सेक्शन 25 की एप्लीकेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। तो जरा देखते हैं कि सेक्शन 25 है क्या। इफ अ वार्ड लीव्स, दोनों बातें आ गई। तो इफ अ वार्ड लीव्स और इज रिमूव फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द गार्डियन ऑफ हिज पर्सन, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ सेक्शन 25 को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे किड्स हैं, तो जब वो आ जाते हैं तो मुझे पॉज करना पड़ जाता है।
तो सेक्शन 25 को हम गो थ्रू कर रहे हैं। इफ अ वार्ड लीव्स और इज रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द गार्डियन ऑफ हिज पर्सन, सो वार्ड जो है वो अपनी मर्जी से चला गया उसकी कस्टडी से, या जो है उसको कोई लेकर चला गया। द कोर्ट इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर अ वार्ड to return to the custody of his guardian may make an order for his return, and for the purpose of enforcing the order may cause the ward to be arrested and to be delivered into the custody. So in case जो है वो माइनर जो है वो खुद चला गया है कस्टडी से, या उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो उस सूरत में जो है वो कोर्ट उसको अरेस्ट करवा सकती है और उसकी प्रोडक्शन ऑर्डर कर सकती है, और उसकी जो कस्टडी है उसको हैंड ओवर भी जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें आप याद रखिए कि इसको जो वो अरेस्ट का है वो सेक्शन 100 का, जो सीआरपीसी का सेक्शन 100 है, उसका वारंट जारी किया जाएगा और फिर उस वारंट के जरिए जो है वो बैलिफ उसको जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। सो जब भी किसी माइनर को प्रोड्यूस करवाना हो तो सेक्शन 100 का वारंट जो है वो जारी किया जा सकता है। अच्छा, ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है उस सिचुएशन में भी, ये वारंट इम्पोर्टेंट है उस सिचुएशन में भी जहां पर अदालत ने एक शेड्यूल बनाया कि वारंट की मुलाकात का पेरेंट के साथ या रिलेटिव्स के साथ, और उस शेड्यूल पर अमल नहीं कराया जा रहा। लाइक आपने हर ईद पे माइनर ने जो है वो 3 दिन के लिए अपनी फादर के पास जाना था, तो अब वो माँ ने प्रोड्यूस ही नहीं किया माइनर को कोर्ट में कि वो उसको फादर को हैंड ओवर किया जा सके, तो उस सूरत में भी सेक्शन 100 का जो है वो वारंट जारी किया जाता है और फिर माइनर को जो है वो हैंड ओवर किया जाता है टू द पर्सन हुएवर इज इंटाइटल्ड फॉर हिज कस्टडी फॉर टाइम बीइंग और फॉर ऑल टाइम। द रेजिडेंट ऑफ वॉर against the will of his guardian with a person who is not his guardian does not of itself terminate the गार्डियनशिप। सो वार्ड का किसी ऐसे शख्स के साथ रहना जो उसका गार्डियन जो है वो उसकी विल गार्डियन के अगेंस्ट है, तो वो उसकी गार्डियनशिप को जो है वो खुद ब खुद टर्मिनेट नहीं करेगा। सो पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय गार्डियन बाय कोर्ट, तो उसको आप जो है वो कोर्ट ने ही उसका जो है वो डिक्लेरेशन खत्म करना है, तो वो खत्म होना है बाय वर्च्यू ऑफ दिस फैक्ट दैट माइनर अपनी मर्जी से रह रहा है तो दूसरे शख्स के साथ, तो ये इसमें जो है वो बिल्कुल इसकी कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि हम गार्डियन का जब हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं तो हमारे जहन में ऐसे आता है कि अच्छा जी, पेरेंट्स किसी के फौत हो गए हैं और अब उसके मरने के बाद कोई गार्डियन अपॉइंट होना है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि 50-60% केसेस ऐसे हैं जहां पर पेरेंट्स अलाइव हैं लेकिन उनकी सेपरेशन की वजह से जो है वो गार्डियनशिप के इश्यूज आते हैं। तो जब आप ये प्रोपोजिशन अपने जहन में रखेंगे तो फिर आपको इस लॉ को समझने में बहुत आसानी होगी। सो ये सेक्शन 25 की एप्लीकेशन जो है ये इसी सिलसिले में है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी इसमें ताकि आपको ये फर्दर क्लियर हो जाए। सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फादर को शेड्यूल बनाया गया कोर्ट की तरफ से कि ईद के 3 दिन जो है वो बच्चा बाप के पास रहेगा और बाकी वो माँ को उसकी कस्टडी मिली हुई है। अब बच्चा ईद 3 दिन गुजारने के लिए गया है बाप के पास और आज 1 हफ्ता हो गया और बाप उसको वापस नहीं हैंड ओवर कर रहा टू दी मदर, तो उस सूरत में भी ये सेक्शन जो है ये अप्लाई हो सकता है और सेक्शन 100 का वारंट जारी किया जा सकता है और माइनर को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट है जो हमें जब मैं LLB में थी एटलीस्ट तो मुझे इसकी इतनी आसानी से समझ नहीं आई थी, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हिजानत कि ये हिजानत क्या है। हिजानत बेसिकली बोलते हैं कस्टडी को, कस्टडी ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर। तो जो है ये हिजानत का राइट क्या है, हम शुरू से पढ़ते हैं कि फादर्स आर दी मेंटेनर्स ऑफ किड्स, फादर्स आर दी नेचुरल गार्डियन ऑफ द किड्स। तो क्या मदर के पास बच्चे की कस्टडी का राइट है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ऑल्दो फादर्स आर नेचुरल गार्डियन और वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो प्राइम मोस्ट हमारी कंसीडरेशन है, तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, ये कन्फ्लिक्ट में हैं। जैसे अगर एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल है
अब फादर उसका नेचुरल गार्डियन है, लेकिन दूसरी तरफ आप उसकी वेलफेयर देखें तो उसकी वेलफेयर क्या है कि उसको फादर के पास नहीं मदर के पास रहना चाहिए, बिकॉज मदर उसे फीड कर सकती है, मदर उसको पैम्पर कर सकती है, और उसके अलावा मदर उसकी जैसी केयर कर सकती है, फादर उसकी वैसी केयर नहीं कर सकता इस एज में। तो अब ये देखें दोनों चीजें कंफ्लिक्टिंग हो गई। तो ऐसी सूरत में जो है वो हम देखेंगे कि हिजानत जो है वो किसके पास होनी चाहिए। तो कुरान पाक की वर्स है द मदर्स, जिसकी ट्रांसलेशन ये है द मदर्स शैल सकल देयर ऑफस्प्रिंग फॉर 2 whole years if the fathers desires to complete the term। सो ये कंडीशनल है कि जो मदर्स वो बच्चों को मदर्स 2 साल तक बच्चों को जो है वो फीड करवाएंगी, और ये जिम्मेदारी भी है फादर की कि वो बच्चों की फीड का अरेंजमेंट करे। इवन इन केस जहाँ पे मदर अवेलेबल नहीं है या मदर अवेलेबल भी है और वो डिजायरस नहीं है, तो वहाँ पे दाई को रखना 2 साल के लिए, बच्चों को जो है वो उसके सपोर्ट करना और उसकी मेंटेनेंस इस दौरान देना, ये सारे का सारा फादर की जिम्मेदारी है। तो जो अकॉर्डिंग टू हनीफी जो है वो मदर के पास राइट ऑफ हिजानत मौजूद है फॉर द बॉय टिल हिज एज रीचेस टू 7 years, और डॉटर का जब तक वो प्यूबर्टी अटेन ना कर ले। सो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ प्रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का है या ऐसी बच्ची जिसने भी एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, तो उसकी जो कस्टडी है प्रेफरेबली मदर को मिलनी चाहिए, प्रेफरेबली। लेकिन स्टिल वेलफेयर ऑफ माइनर देखा जाएगा, बाकी सारी चीजों को भी देखा जाएगा, सिर्फ ये क्राइटेरिया सोल जो है वो नहीं रखा जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू शिया सेक्ट जो है, बच्चे की कस्टडी 2 साल की उम्र तक, और जो बच्ची है उसकी कस्टडी 7 years की एज तक जो है उसमें प्रेफरेंस मदर को दी जाएगी, लेकिन स्टिल बाकी सारी कंसिडरेशन को देखा जाएगा। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, और वो ये है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो मदर्स का राइट ऑफ हिजानत है वो वीक हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई तो हम नहीं कह सकते ऐसा, लेकिन वीक हो जाएगा। सो अगर मदर सेकंड मैरिज कर ले तो उस सूरत में, और अगर जो है वो मदर के कैरेक्टर पे कोई चीज प्रूव हो जाती है उस कंडीशन में, if the minor is removed by mother against wishes of father, तो उस सूरत में अगर वो इलीगली उसको अपने साथ ले गई है, if willfully prevents father's access to the minor, या माइनर को जो है वो माँ मिलने नहीं दे रही बाप से, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा। और जो मदर का राइट है हिजानत का, यानी प्रेफरेंस जो उसे दी जानी थी कस्टडी ऑफ माइनर में, उसको प्रेफरेंस जो है वो हो सकता ना दी जाए। तो आज हमने जो चीज कवर की है, एक तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का, दूसरा हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन को देखा है, और इसमें हमने थोड़ी और डिटेल्स को देखा है। अभी हमारे 2 टॉपिक्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमने ड्यूटीज वगैरह पढ़नी है कि क्या है, और दूसरा हमने गार्डियन के मैटर्स को देखना है कि गार्डियनशिप कैसे रिमूव हो सकती है, गार्डियन कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। तो उनपे इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो अपना लेक्चर अपलोड करूंगी। तो फिलहाल आप इस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, और मेरे जो दोनों लेक्चर्स हैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2 चैप्टर 2 के, उनको भी गो थ्रू कीजिए, और जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाकी लेक्चर्स भी मिल सकें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें, बिकॉज जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तो आपको पता चल सके कि लेक्चर अपलोड हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो, कुछ और आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, नॉलेज शेयरिंग चाहते हो किसी भी कॉन्सेप्ट पर, तो जरूर कमेंट्स के जरिए जो है वो फीडबैक दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। गुड लक।